नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रिया क्लासेज में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में जो दुर्ग है, राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए दुर्ग के लिए, जिसमें दुर्ग के प्रकार कौन कौन से हैं वो बात की थी हमने। ठीक है, यहाँ हम जो प्रमुख दुर्ग है और उनकी जो प्रमुख विशेषता है, जहाँ पे प्रश्न बनता है और जहाँ हमारे प्रश्न आने के चांस है, उनको कैसे याद रखा जाए, ये सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गागरोन दुर्ग की। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे गागरोन का दुर्ग, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ अक्सर प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछता है कि ये किस दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो आपको ध्यान रखना, गागरोन का दुर्ग आता है, वो आता है जल दुर्ग की श्रेणी में। ठीक है, और जल दुर्ग को हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था, जल दुर्ग को हम कहते हैं ओदक दुर्ग। तो माना जल दुर्ग नहीं लिखा करके वहाँ पे ओदक भी लिखा हुआ आ सकता है कि ओदक दुर्ग। तो ओदक यानी जली। ठीक है, तो गागरोन को रखा जाता है जल दुर्ग की श्रेणी में या ओदक दुर्ग को। गागरोन अब जल दुर्ग क्यों कहते हैं? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसको जल दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो नदियों के संगम पर स्थित है, और वो दो नदियों के नाम भी पूछ लेता है। उन नदियों का नाम है आहू व काली सिंध। आहू व काली सिंध के संगम पर स्थित है। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि आहू और काली सिंध के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो ये नदियाँ है, तो आपको ध्यान रखना है गागरोन का दुर्ग। इसलिए ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। आगे हम बात करते हैं कि गागरोन दुर्ग कहाँ है। तो गागरोन जो दुर्ग है ये आपके है झालावाड़ में। गागरोन कहाँ आता है? झालावाड़ में। तो झालावाड़ में है ये। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये जो है ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है झालावाड़ में। और जो गागरोन दुर्ग है ये बना हुआ है मुकुंदरा हिल्स पे। मुकुंदरा हिल्स जो है, या मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ है, मुकुंदरा पहाड़ियों पे बना हुआ है। इसी दुर्ग के कई हमको उपनाम भी देखने को मिलते हैं, तो उनकी भी हम चर्चा करते हैं कि इस दुर्ग की स्थापना कैसे हुई और क्या क्या इसके नाम रखे गए। तो देखो, ये जो दुर्ग है, कहा जाता है कि इसकी स्थापना 7वीं-8वीं शताब्दी में, 7वीं-8वीं शताब्दी में 7-8 सेंचुरी में जो डोड परमार थे, डोड परमार राजपूत या डोडा परमार राजपूतों के द्वारा रखी गई। इस दुर्ग की नींव किसने रखी? कि 7वीं-8वीं शताब्दी में डोडा परमार जो राजपूत थे उन्होंने इस दुर्ग की नींव रखी। इसलिए इस दुर्ग का एक नाम हमको देखने को मिलता है डोडगढ़। इस दुर्ग का और क्या नाम मिलता है हमको? तो याद रखना आप, डोडगढ़। क्यों? क्योंकि डोडा परमार ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। बाद में इसके नाम डोडगढ़ भी मिलता है। डोडगढ़ के अलावा धूलरगढ़, धूलरगढ़ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसी के अलावा इसका एक नाम हमको मिलता है मुस्तफ़ाबाद। मुस्तफ़ाबाद, मुस्तफ़ाबाद क्योंकि गुजरात के एक मांडू का एक सुल्तान था मुस्तफ़ा, और उसने इस दुर्ग को जीत लिया था, और जीतने के बाद में उसने इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? मुस्तफ़ाबाद। तो गागरोन दुर्ग का एक नाम हमको क्या मिलता है? मुस्तफ़ाबाद भी मिलता है। इसके अलावा एक नाम हमको देखने को मिलता है जालिम कोट। जालिम कोट, जालिम कोट क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि एक शासक थे, राजपूत शासक जालिम सिंह झाला, जिन्होंने यहाँ क्या किया था, इस दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया था। तो परकोटे का निर्माण करवाने की वजह से जालिम सिंह के नाम पे इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? जालिम कोट भी पड़ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, इनको आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज़ कि 7वीं-8वीं शताब्दी में क्या हुआ? डोडा परमारों ने इसको बनवाया। तो जब बनवाया तो इसका नाम हो गया डोडगढ़। बाद में फिर धूलरगढ़ हो गया। जब मुस्तफ़ा ने इसको जीता, मांडू के सुल्तान ने, तो इसका नाम मुस्तफ़ाबाद रख दिया। और जालिम सिंह ने जब सुरक्षा की दृष्टि से इसके चारों ओर जब परकोटा बनाया, तो इसका नाम क्या हो गया? जालिम कोट हो गया। आगे बात करते हैं। तो जो खींची गागरोन जो दुर्ग है, अब गागरोन के नाम से फेमस है, तो इसके इतने सारे नाम रहे। बाद में गागरोन नाम ये भी रखा गया था, ये रखा गया था, खींची चौहान थे। खींची जो राजपूत होते, तो खींची चौहानों में, खींची चौहानों के द्वारा एक चौहान थे देवन सिंह।
उन्होंने इस दुर्ग को जीता देवन सिंह, ठीक है। और देवन सिंह ने इस दुर्ग को जीतने के बाद में इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया, गागरोन रख दिया। इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया, तो इस दुर्ग का नाम रख दिया गागरोन, ठीक है। और यहाँ पे एक तोता भी पाया जाता है जिसको कहा जाता है गागरोनी तोता। तो इसीलिए यहाँ ये तोते ज़्यादा पाए जाते थे, इसीलिए इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया इन्होंने, गागरोन रख दिया। तो जब से ये गागरोन दुर्ग के नाम से फेमस हो गया। अब यहाँ पे आपको दो बातें और ध्यान रखनी है जो अक्सर पूछ ली जाती है, क्योंकि ये कम ही चांस है कि आपसे पूछेगा कि देवन सिंह ने जीता था, किसने इसका नाम गागरोन रखा। लेकिन आगे आप RAS IAS या ऐसा कोई पेपर देते हो तो वहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे आपको बात बताते हैं, यहाँ दो फेमस पर्सन है जो ज़रूर याद रखना, मोस्ट पर्सन है। एक पर्सन तो आता है आपके कि जो मीठे शाह की दरगाह, ठीक है, मीठे शाह की दरगाह पूछ ले आपसे। अब मीठे शाह की दरगाह किसकी है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो संत हमीदुद्दीन थे, संत हमीदुद्दीन चिश्ती थे, ठीक है, इनको कहते हैं मीठे शाह। तो पर्सन आ जाए हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह या आ जाए मीठे शाह की दरगाह, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके है गागरोन में। ये कहाँ पे स्थित है, गागरोन में। इसके अलावा एक और मोस्ट पर्सन है जो पूछ लिया जाता है कि जो संत पीपा है उनकी छतरी कहाँ स्थित है, संत पीपा, संत पीपा की छतरी आ जाए या समाधि आ जाए, तो इनकी जो छतरी या समाधि है वो भी कहाँ है, तो ये भी गागरोन दुर्ग के अंदर है, ठीक है, गागरोन में पाई जाती है। तो ये दो मोस्ट पर्सन है जो कई बार पूछे भी जा चुके हैं कि मीठे शाह की दरगाह कहाँ है, तो गागरोन में। हमीदुद्दीन चिश्ती, तो इन्हीं को मीठे शाह कहा करते थे। दूसरा संत पीपा, हमने पढ़ा था जब लोग संत पढ़े थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पीपा थे वो गागरोन के शासक थे और इनका जो वास्तविक नाम था वो था प्रताप सिंह खींची। इनका वास्तविक नाम क्या था, प्रताप सिंह खींची, ठीक है। तो ये यहीं के शासक थे, लेकिन इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागना चाहा। तब इनके जो गुरु थे रामानंद, उन्होंने इनको कहा कि आप गृहस्थी रहिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, ये इन्होंने गृहस्थ रहते हुए संत वाला जीवन जिया और राजपाट छोड़ दिया था। तो इनकी छतरी भी कहाँ है, इनकी छतरी भी गागरोन में। तो ये गागरोन दुर्ग से संबंधित आपके इंपॉर्टेंट पर्सन है, इतने पर्सन आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट दुर्ग की। हमारे दुर्ग की सीरीज में दूसरा दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर में। कब बना, तो 8वीं सदी में जगत या जयंत के द्वारा इसको बनाया गया है, निर्मित करवाया गया। तो ये पर्सन मोस्ट, इसको आप जरूर याद रखना, क्योंकि हमारी रीट में ऐसा ही पर्सन पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का, ठीक है, तो उसी तरह से आपके ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन था। तो ये आपको याद रखना है कि रणथंभौर दुर्ग का क्या था, जगत या जयंत। ये आपको याद रखना है कि रण में हम क्या करते हैं, मतलब पूरा जगत ही क्या कर रहा है, एक तरह से ये मान लो कि रण में लगा हुआ है, संघर्ष में लगा हुआ है, ठीक है। तो यह रण में क्या होती है, जय होती है, विजय होती है। तो जयंत या जगत आपको याद रखना है। प्रारंभिक नाम क्या था, तो प्रारंभिक नाम कहा जाता है कि इसका नाम रणथंभौर जो पड़ा, तो रण और थंब तो एक पहाड़ी थी, ठीक है, तो उनके नाम थे, तो उसके आधार पे इसका नाम पड़ गया रणथंभौर। तो प्रारंभिक नाम इसका जो हमको मिलता है हमीर रासों में, तो रणस्तंभपुर। तो एक पर्सन ये भी हमारे बनने का पर्सन आ सकता है कि रणस्तंभपुर नाम कहाँ देखने को मिलता है या किस में कहा गया है, तो ध्यान रखना हमीर रासों में। वो हमको 4 ग्रंथ दे देगा, जैसे अकबरनामा कुछ भी दे दे, तो आपको ध्यान रखना है कि रणस्तंभपुर किस में कहा गया है, तो हमीर रासों में। तो ये भी एक मोस्ट पर्सन है, इसको याद रखना। इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जो प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाज़ा, तो नौलखा दरवाज़ा कौन से दुर्ग में बना हुआ है, तो आपको याद रखना है कि जो रणथंभौर है इसमें नौलखा दरवाज़ा जो इसका प्रवेश द्वार है वो क्या कहलाता है, नौलखा दरवाज़ा कहलाता है, ठीक है। तो ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं जो इसमें प्रश्न हमारे बन सकता है या आ सकता है, तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको एक प्रश्न ध्यान रखना है और पूछा भी गया है 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम में। 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तब यहाँ का शासक कौन था, तो आपको ध्यान रखना कि अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज हम्मीर, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। जीता कौन,
अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर पे आक्रमण किया था। यह प्रश्न आ जाता है चित्तौड़ रणथंभौर पे कब आक्रमण किया, तो ध्यान रखना है रणथंभौर पे 1301 में आक्रमण किया था, जिसमें विजय किसकी हुई, विजय हुई अलाउद्दीन खिलजी की। ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे एक कथन भी बहुत फेमस है अब्बुल फजल का, वो भी आपको याद रखना है। अब्बुल फजल, ये जो अब्बुल फजल थे विद्वान, इनका एक कथन आ जाता है हमारे, और वो पूछ लिया जाता है अक्सर कि अन्य दुर्ग सभी नंगे हैं, लेकिन ये क्या है, बख्तरबंद। अन्य दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है। तो मैंने जैसे आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो रणथंभौर है, तो रणथंभौर कैसा दुर्ग है, चट्टान पे बना हुआ दुर्ग है, पठार पे बना हुआ दुर्ग है, और कांटों और खाइयों से घिरा हुआ है। तो अन्य दुर्ग क्या है, नंगे है। क्यों, नंगे का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र पहनता है, और नंगा किसको कहते हैं, जो वस्त्र नहीं पहनता। तो उसी भांति कि अन्य दुर्ग क्या हमको दूर से ही दिखाई दे जाते हैं, लेकिन ये दुर्ग क्या है, पहाड़ी पे पठार पे बनने के साथ साथ चारों ओर क्या है कि पेड़ों से ढका हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये दुर्ग हमको दूर से दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसको पेड़ों की आड़ में छुपा हुआ ही है, जबकि दुर्ग से हम किसी को भी देख सकते हैं, लेकिन दुर्ग हमको दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे पहाड़ के ऊपर दुर्ग भी बना हुआ है। इसलिए अब्बुल फजल ने कथन कहा था, तो अन्य दुर्ग नंगे जबकि ये क्या है, बख्तरबंद। तो अब्बुल फजल के और भी कथन हमको देखेंगे, लेकिन ये आप कैसे याद रखोगे, तो देखो ऐसे याद रखना, अन्य दुर्ग नंगे जबकि ये क्या है, बख्तरबंद। तो देखो बख्तरबंद क्या होता है कि जब आपने देखा होगा युद्ध में घोड़े हाथी जाते तो उनके ऊपर क्या बांध दिया जाता था, बख्तर बांध दिया जाता था, यानी चमड़े का, मतलब उस पर बैठने का बना दिया, गोला बारूद टाँकने के लिए बना दिया। तो जो तामझाम होता था उसको कहते थे बख्तरबंद। ठीक है, युद्ध में जाने के समय। तो ये बख्तरबंद किससे संबंधित है, युद्ध से। और यहाँ पे क्या लिखा है, रणथंभौर। तो जो रण है, रण यानी भी क्या होता है, युद्ध होता है। तो जब भी बख्तरबंद शब्द आए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए युद्ध, युद्ध यानी रण। तो रण से क्या हो जाएगा, रणथंभौर। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हो, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक प्रश्न आता है आपके कि सुपारी महल का है, ये भी पूछे गए। तो देखो जो रणथंभौर है उसमें आपके एक तो पाया जाता है सुपारी महल, सुपारी महल। इसी के अलावा आपके पाया जाता है हम्मीर महल, क्योंकि राजा हम्मीर भी थे, तो हम्मीर महल। एक आपके पाया जाता है 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। ये भी फेमस है, प्रश्न आ जाता है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, तो याद रखना रणथंभौर में। फिर आ जाता है आपके त्रिनेत्र गणेश जी। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है, क्योंकि जितने भी गणेश जी के मंदिर हैं उनके 2 नेत्र ही होते, त्रिनेत्र नहीं होते। 3 नेत्र केवल शिव जी के माने गए, लेकिन यहाँ ऐसा मंदिर बना हुआ है जहाँ पे गणेश जी के 3 नेत्र है। तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है, तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है आपके रणथंभौर में। और कहा जाता है बहुत ही फेमस मंदिर है, पूरे भारत से लोग बाग यहाँ आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती है। इसी के अलावा रनिहाड़ तालाब और एक दरगाह भी है जिसको हम कहते हैं सदरुद्दीन की दरगाह। ठीक है, सदरुद्दीन की दरगाह, वैसे कभी पूछी नहीं गई है, सदरुद्दीन की दरगाह। इतना भी याद नहीं हो तो मैंने आप याद कर लेना। एक तो ये पूछा गया सुपारी महल, ये मोस्ट है सुपारी महल। एक ये 32 खंभों की छतरी, एक ये त्रिनेत्र गणेश जी। ये 3 प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट है, इन 3 प्रश्नों को ध्यान रख लेना। सुपारी महल तो ऐसे याद रख लो कि रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी है, हम उनको ढोक लगा के गए, ठीक है, या हमने सुपारी दे दी क्या, 32 दांत तोड़ने की। तो 32 खंबे, एक तरह से खंबे ही तो होते दांत हमारे, तो सुपारी दे दी किसकी, 32 ही तोड़ने की। तो इस तरह से आप कैसे भी बना के याद रख सकते हो। तो ये हमारे इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ से एक प्रश्न और हम याद कर लेते हैं कि जब दुर्ग की बात कर रहे हैं तो जो दुर्ग होते थे तो यहाँ पे एक साका भी हुआ था। ठीक है, साका क्या होता है, तो यहाँ का से याद रखना कैसे केसरिया। जो आपने
पद्मावत मूवी में देखा होगा, अभी हम जब पढ़ेंगे चित्तौड़ जब उसकी भी बात करेंगे। और तो एक होता है केसरिया और एक होता है जौहर, ठीक है। अगर दोनों ही काम हो रहे, केसरिया किया जाता है पुरुषों के द्वारा और जो जौहर है वो किया जाता है स्त्रियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। इसमें क्या किया जाता था, इसमें ये किया जाता था कि जब भाई ये महल है, माना हमारा दुर्ग है, अब हमको मालूम है कि शत्रु यहाँ से 6 महीने, साल, कई बार तो ऐसा है कि 2-2 साल तक घेरा रखता था। अब ना कोई सामग्री हम तक आ पा रही है। अब महल के अंदर जो सामग्री है, खाने पीने की जो भी है उपज, वो स्टोर होता था, जो भंडार होता था, वो सारे समाप्त होते गए। अब ये राजपूत लोग देखते थे कि भूखे मरने से अच्छा है कि हम लड़के मरें, तो ये लोग क्या करते थे, जो पुरुष होते थे वो केसरिया रंग का वस्त्र सर पे यानी केसरिया रंग का साफा पहन लेते थे और साफा पहनकर बाहर आ जाते थे लड़ने के लिए कि हम तो मरेंगे लेकिन तुम सबको भी मार के मरेंगे। तो ये लड़ाई करते थे और जब ये देखा जाता था कि ये कोई नहीं बचा, मारे गए सारे युद्ध वीर, उस कंडीशन में जो स्त्रियाँ होती थी वो जौहर कर लेती थी, ठीक है। वो या तो क्या करती थी कि जल में समाधि ले लेती थी, बड़ा सारा जल का कुंड होता था, उसके अंदर डूब के मर जाती थी, या फिर अधिकांश क्या करती थी, आग जला लिया करती थी। जैसे आपने पद्मावत पिक्चर में देखा होगा कि अग्नि स्नान होता है, यानी आग जला लेते हैं, बड़ा सा कुंड होता है और उसके अंदर जो रानी होती है उसके नेतृत्व में अन्य सभी जो दासियाँ रानियाँ जो भी होती है वो सब क्या करती है, उस कुंड में कूद के अपनी जान दे देती है, तो उसको कहते हैं जौहर। तो रणथंभौर दुर्ग में कितने साके हुए, तो ध्यान रखना रणथंभौर दुर्ग में 1 साका हुआ है। अब ये 1 कब हुआ है, तो याद रखना 1301 में, ठीक है। कितने साके हुए, 1 हुआ है और 1 से याद रखना है 1301 में। 1301 में तो यहाँ 1301 से आपको याद आ जाना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था किस पे, हम्मीर पे, ठीक है। जब हम्मीर पे आक्रमण किया था तब ये 1301 में साका हुआ था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको 2 बातें और ध्यान रखनी रणथंभौर में, कि जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ रणथंभौर का जो 1 साका हुआ है, ठीक है, कब हुआ है ये मैंने आपको बता ही दिया 1301 में। इस 1 से ही याद रख लेना ये 1, ठीक। इस 3 से अलाउद्दीन बना लेना दिमाग में, वापस से लिख देता हूँ साफ साफ। देखो रणथंभौर में 1 साका हुआ है, इस 1 से याद रख लेना 1301। इस 3 से दिमाग में रख लेना अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था उस समय। दूसरी बात याद रखनी है कि जो जौहर हुआ था, मैंने आपको बताया केसरिया और जौहर, तो जो जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था ये आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, रानी थी रंग देवी, ठीक है। रानी भी पूछ सकते हैं, रानी कौन थी, तो हम्मीर की जो रानी थी वो थी रंग देवी। चित्तौड़ का तो आपको याद है पद्मावती, तो उस अनुसार तो रानी कौन थी, रंग देवी के नेतृत्व में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी वो ये है कि ये राजस्थान का प्रथम जल जौहर था, प्रथम जल जौहर, यानी इससे पहले मैंने अभी आपको बताया तो अग्नि स्नान करते थे या जल में डूब के मर जाते थे। तो राजस्थान का प्रथम जल जौहर, राजस्थान का प्रथम जल जौहर, ठीक है। तो जल में डूब करके इन लोगों ने क्या ले ली थी, एक तरह से समाधि ले ली थी और ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट बातें रणथंभौर से जो आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट दुर्ग चित्तौड़गढ़ पे, आगे बात करते हैं। देखो हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो चित्तौड़ का दुर्ग है वो कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना मेसा पठार पे। भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में होगा तो वो तो पूछेगा नहीं, पर वो पठार पूछ लेता है, ये मोस्ट पर्सन है, तो इसको याद रखना मेसा पठार पर, ठीक है। नदियों का नाम पूछ ले तो आपको ध्यान रखना गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर, बेड़च नदी संगम पर, तो बेड़च नदी के संगम पर स्थित है कौन सा, चित्तौड़ का दुर्ग। तो ऐसे याद रख लो कि चित्तौड़, आपका चित्त यानी एक तरह से दिल मान लो, आपका दिल किसी ने तोड़ दिया तो आप क्या हो जाओगे, बड़े गंभीर हो जाओगे, ठीक है। तो आप क्या हो जाओगे, सीरियस हो जाओगे बहुत ज़्यादा और बहुत बेड़ लग समझोगे अपने आप को। तो गंभीर और बेड़च, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर आपको आगे ध्यान रखना है कि ये जो दुर्ग है, इस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि हमने जो 9 प्रकार के जो दुर्ग पढ़े थे, 9 प्रकार के, तो जो चित्तौड़ का दुर्ग है वो 8 प्रकार के दुर्गों में शामिल है। यानी इसको आप जल दुर्ग भी कह सकते हो, इसको आप एरंड दुर्ग भी कह सकते हो, इसको आप
धानव दुर्ग नहीं कह सकते बस, उसके अलावा हम मैदानी दुर्ग भी कह सकते हैं, सैन्य दुर्ग भी कह सकते हैं, और क्या कहते हैं सहाय दुर्ग भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, वन दुर्ग भी कह सकते हैं। सारे प्रकार में आ जाएगा, 8 प्रकारों में शामिल हो जाएगा, सिर्फ एक प्रकार में शामिल नहीं होगा। वो एक प्रकार कौन सा है, तो वो याद रखना आपको धानव दुर्ग की श्रेणी में, क्योंकि धानव दुर्ग कहाँ बना हुआ होता है, तो धानव दुर्ग बना हुआ था मरुस्थल में। मैंने कल आपको बताया था धानव दुर्ग कहाँ होता है, तो धानव यानी धान, और धान जहाँ नहीं होता वो क्या होता है, मरुस्थल। तो धानव दुर्ग की श्रेणी में, क्योंकि ये पठारी दुर्ग में भी आ जाएगा, पहाड़ी दुर्ग में भी आ जाएगा, वन दुर्ग में भी आ जाएगा, जल दुर्ग में भी आ जाएगा, ठीक है, सैन्य सहाय दुर्ग में भी आ जाएगा, लेकिन धानव दुर्ग में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पठार पे पहाड़ पे जल है, तो फिर वन हो गए, तो जल भी है वन भी है, लेकिन मरुस्थल नहीं है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये दुर्ग किस श्रेणी में नहीं आता, जिसे आपको दे देगा यहाँ पे करके दे देगा वन दुर्ग की श्रेणी में, फिर ऑप्शन दे देगा जल दुर्ग, फिर ऑप्शन दे देगा धानव दुर्ग, और फिर ऑप्शन में दे देगा आपके गिरि दुर्ग। तो पूछ लिया जाएगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी में नहीं आता, तो आपको ध्यान रखना है धानव दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता ये, ठीक है। बाकी वन दुर्ग भी है, जल दुर्ग भी है, गिरि दुर्ग भी है, और भी है, लेकिन धानव नहीं है। तो बस ये ध्यान रखना है कि धानव दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, धानव दुर्ग नहीं है, धानव दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, ये आपको याद रखना है। इसमें आगे हम बात कर लेते हैं इसमें, और जो मोस्ट पर्सन है, एक पर्सन आता है, वो भी इसी से संबंधित कथन है, एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित कथन है, वो भी पूछ लिया जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़िया, बाकी सब गढ़िया। कहने का मतलब है कि अगर गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जैसा कोई दुर्ग नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सभी श्रेणियों को पूरा कर रहा है, इसको जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नाम ही क्या है, चित्तौड़, तोड़ना इसको आसान नहीं है, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, चित्तौड़गढ़, तो गढ़ तो गढ़ बाकी सब घटिया, ठीक है, यानी बस ये बढ़िया, बाकी सब क्या है, गढ़िया। गढ़िया का मतलब हो गया एक तरह से मान लो कि इससे निम्न कोटि के, ठीक है, इसलिए ये कथन आपको याद रखना है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। तो यहाँ पे पर्सन में अब चित्तौड़गढ़ आ ही रहा है, लेकिन माना वो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ नहीं देगा आपको, वो दे देगा गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़िया, ऐसे देगा पर्सन। अब किताब में ऐसा लिखा रहता है तो आप सोचते हो कि ये पर्सन देख के हम कर लेंगे, पर्सन ऐसे आता है गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़िया, तो यहाँ क्या आएगा, तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़, ठीक है, ऐसे आपको ये याद रखना है। आगे हम और बात कर लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो ये प्रश्न भी आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था, तो ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था, तो 1303 ईस्वी में, ठीक है, 1303 ईस्वी में आक्रमण किया, और आक्रमण करके, अब ये तो आपको कहानी पता ही है क्योंकि आपने पद्मावत पिक्चर देख रखी है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1303 में, तब यहाँ का शासक कौन था ये पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है यहाँ का शासक था रतन सिंह। अब क्यों आक्रमण किया, तो आपको मालूम है कि रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी, और पद्मिनी को पाना चाहता था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए क्या किया, आक्रमण किया। पद्मिनी के नेतृत्व में क्या हुआ, तो इसने क्या किया, जौहर किया, और इसने क्या किया, तो केसरिया किया। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं समझा चुका कि केसरिया क्या होता है, जौहर क्या होता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया, 1303 में। जीत किसकी हुई, अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है। और जीतने के बाद में उसने इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, तो अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था उस पुत्र का नाम था खिज्र खां, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के एक बेटा था, मतलब बेटा था, उसका नाम क्या था, खिज्र खां। तो खिज्र खां के नाम पर ही, खिज्र खां के नाम पर ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या कर दिया, खिजराबाद, खिजराबाद ये नाम कर दिया था। तो ये भी पूछा हुआ है कि खिजराबाद नाम किसका कर दिया गया है, किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किया, तो 1303 में, जब इसने रतन सिंह से ये दुर्ग जीत लिया था। तो ये भी प्रश्न आप ध्यान रखना। इसके अलावा एक और प्रश्न है जो इस पे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का
सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी कि जहाँ पे लोग बाग आवासीय दुर्ग, लिविंग का मतलब है कि ये दुर्ग इतना बड़ा है कि इसमें यहाँ बहुत सारी जनता भी रहती थी। भाई दुर्ग वैसे किसके लिए हुआ करते थे? राजा लोगों के लिए। लेकिन ये इतना बड़ा दुर्ग है कि इसके ऊपर खेती भी हो रही है, बहुत बड़ा सारा है कि भाई राजा के महल भी बने हुए, खेती भी हो रही है। तो तभी तो आपातकाल में कि भाई खेती यहाँ से होती जाएगी, भले ही से यहाँ सेना रहे, हम आराम से खेती करके, ठीक है। जलवल की व्यवस्था भी रहती थी, जनता भी रहती थी, खेती करने के लिए मजदूर वगैरह सारे रहते थे। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा हुआ प्रश्न है और पूछ सकता है वापस से। आगे हम बात करते हैं, ऐसा प्रश्न भी आता है कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग जहाँ खेती होती है, तो मैंने अभी आपको बताया लिविंग फोर्ट है, तो रहेंगे तो खेती भी करेंगे। तो इस दुर्ग में क्या होती थी? ऐसा दुर्ग जहाँ खेती होती थी, यानी और दुर्गों में खेती नहीं हो पाती थी क्योंकि पहाड़ पे बने हुए, जल के बीच में बने, यहाँ जल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती थी? खेती भी होती थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे खेती का काम भी हुआ करता था इस दुर्ग के अंदर। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए। चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए? तो आप ध्यान रखना 3 साके हुए। कब कब हुए वो बताते हैं आपको। 3 साके हुए चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। पहला साका या प्रथम साका, ऐसे लिख लेते हैं, प्रथम, दूसरा साका और तीसरा साका। 3 साके हुए, तो तीनों पे प्रश्न पूछ लिए जाते कि प्रथम साका कब हुआ, द्वितीय साका कब हुआ, तो हम इनकी चर्चा करते। तो देखो प्रथम साका कब हुआ? तो 1303 में। अब 1303 में आपको पता अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था उस समय। दूसरा साका कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना 1534 में, जब गुजरात के बहादुर शाह आ गए थे और कर्मावती ने उनका मुकाबला किया था। और तीसरा साका हुआ था जब अकबर ने आक्रमण किया था 1567-68 में। तो ये 3 साके, ये आपको ध्यान रखने, और कहो तो इनकी डिटेल में चर्चा कर लेते। तो देखो हम बात करें प्रथम साका की, तो जो प्रथम साका हुआ था 1303 ईस्वी में होता, जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था, शासक कौन था? तो आपको पता है, शासक था रतन सिंह। क्यों किया था? क्योंकि रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी, उसको पाना चाहता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इस समय एक बात ये भी ध्यान रखनी है, ये भी पूछा जा सकता है कि गोरा बादल कौन से युद्ध में शामिल थे, या किसके मतलब सेनापति या बहादुर नायक थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से युद्ध लड़ा था ना। आपने पद्मावत मूवी देखी हो तो उसमें देखा होगा। तो गोरा बादल ही रतन सिंह को अलाउद्दीन के केस से छुड़ा के लाते, पालकियों में जाते। तो गोरा और बादल ये बड़े फेमस है। प्रश्न आ जाए कि प्रथम साका या ये जो साका हुआ है, इसका आंखों देखा वर्णन, या इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने देखा? तो अलाउद्दीन का दरबारी कविता अमीर खुसरो। तो इस अमीर खुसरो ने देखा था, और ये इसकी रचना है तारीख़ इलाही। तो ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि तारीख़ इलाही किसकी रचना है, या फिर जो ये साका हुआ था इसका आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने कौन सी अपनी जो ग्रंथ है उसमें लिखा? तो तारीख़ इलाही में। तो ये मैंने आपको सारी डिटेल में बता दी है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर यही पूछने के चांस है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो आप ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं द्वितीय साका की। दूसरा साका हुआ था हमारे 1534 में। दूसरा साका हमारे कब हुआ? तो ध्यान रखना 1534 में। 1534 में गुजरात का शासक था बहादुर शाह, ठीक है। गुजरात का शासक था कौन? तो याद रखना गुजरात का शासक था बहादुर शाह। और इस बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था कर्मावती पे। उस समय यहाँ रानी कौन थी? तो आपको ध्यान रखना कर्मावती। और इस कर्मावती ने सहायता मांगने के लिए हुमायूं को क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। हुमायूं को क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। तो ये भी प्रश्न आता है कि मेवाड़ की कौन सी रानी थी जिसने मतलब हुमायूं को राखी भेज करके सहायता मांगी थी? तो हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं बाद में आया तो था, लेकिन इसकी सहायता नहीं की थी, वो इसकी सहायता के लिए नहीं आ पाया। तो कहा जाता है कि कर्मावती ने बड़ी बहादुरी के साथ जो 5 राजपूत सरदार थे उनके साथ इसका मुकाबला किया अंत में, और फिर वीरगति को प्राप्त हुई और उसने जौहर हुआ। आगे एक बात और आपको ध्यान रखनी है जो पूछी जा सकती है कि ये जो दूसरा साका है,
जैसे प्रथम शाखा का उल्लेख अमीर खुसरो ने किया, तो जो दूसरा शाखा उसका उल्लेख हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो एक जो इतिहासकार है श्यामल दास, उनकी रचना है वीर विनोद। तो श्यामल दास की रचना क्या है, वीर विनोद। ठीक है, वीर विनोद है, वीर विनोद में हमको इसका वर्णन देखने को मिलता है। तीसरा शाखा कहाँ हुआ, तो ये द्वितीय शाखा से संबंधित इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ, तो ध्यान रखना कर्मावती हाडी थी ये भी। ठीक है, हाडी रानी थी एक तरह से, हाड़ा राजपूत थी, तो इनके नेतृत्व में हुआ। आगे हम बात करते हैं तृतीय शाखा की। तीसरे शाखा की हम बात करते हैं कि तीसरा शाखा कब हुआ, तो तीसरा शाखा आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा गया है तीसरा शाखा, तो ये हुआ था 1567-68 में। 1567-68 में अकबर ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, अकबर ने आक्रमण कर दिया था, किसके ऊपर कर दिया था, तो ध्यान रखना उदय सिंह के ऊपर। और उस समय जो उदय सिंह थे, ठीक है, जो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, वो थे राजा, तो उदय सिंह उस समय पहाड़ियों में चले गए थे, और जो यहाँ पे शासक मतलब किले का जो भार है, दुर्ग का जो भार था, वो राजपूत शासक जो जेमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया को सौंप गए थे। तो ये ध्यान रखना, जेमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। और अकबर बाद में इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि जेमल और जो पत्ता है, इनकी आगरा में इसने मूर्तियाँ भी बनवा के लगवाई। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये पर्सन आया भी है, एक बार थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम में आया था कि जो 1567 में जब मेवाड़ पे आक्रमण किया गया, तो उस समय यहाँ का शासक कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन में थे उदय सिंह, महाराणा प्रताप, इस तरह से। तो जो महाराणा प्रताप है वो तो 1572 में जाकर के बने थे। वो राजा कब बने थे, 1572 में जाकर के बने थे। तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि 1567-68 में कौन थे, तो 67 दे दे या 68 दे दे, तो अकबर ने आक्रमण किया था और उदय सिंह का टाइम पीरियड था। तो ये, और इस की जो हमको जो चर्चा मिलती है वो भी कहाँ देखने को मिलती है, तो वही वीर विनोद में उल्लेख है कि इस तरह से हुआ था, शाखा हुआ था। वीर विनोद के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना श्यामल दास। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो एक और वीडियो बना देंगे नेक्स्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।